हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे आज इस्लामाबाद में जो मेडिकल कॉलेजेस की एंट्री टेस्ट देने वाले तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। वो एहतजाज आपको पता है कई हफ्ते से हो रहा है और आज इस एहतजाज पर पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, कुछ तलबा तालिबात को गिरफ़्तार भी किया, जो कि ज़ाहिर काबिल मज़म्मत है। ये तलबा तालिबात जो है रुकावटें हटाकर पीएम हाउस की तरफ मार्च करना चाह रहे थे। एमडी कैट का इशू हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो मेडिकल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा हैं, सबसे पहले उनके साथ ये हुआ कि नया जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना है तो उनकी फ़ीस जो है वो 600 रुपये से बढ़ा करके 6000 रुपये कर दी गई। उसके बाद जो है उनके जो इम्तिहान का तरीक़ाकार है वो बदला गया। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया जिस कंपनी को, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर बाद में हुई है। उस बारे में हमने बात भी की थी पीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कहा कि ये एक कंपनी थी जिसकी पेरेंट कंपनी ने बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया था। बहरहाल इस चीज़ की भी तफसीलात नैब ने मंगवा ली हैं अपने पास ये स्टोरी आने के बाद। तो आज जो कुछ हुआ, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में आप मनाज़िर देख रहे हैं कि तलबा और तालिबात पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उन्हें गिरफ़्तार किया। ये तलबा जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बहुत से ऐसे लायक स्टूडेंट्स हैं जो अब टेस्ट हुआ था उसमें वो कामयाब ना हो पाए, और अब जो अगला टेस्ट दिसंबर में होने वाला है उसके बारे में ये डिमांड कर रहे हैं कि वो सिंगल डे लिया जाए और अलग अलग, या जो तरीक़ाकार था उसमें इंटरनेट की कहीं फराहमी कई सेंटर्स में जो है मअतल रही, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। पीएमसी ने कहा है कि वो रिज़ल्ट आने के बाद जो है इसको एनालाइज़ करेंगे, मगर तलबा और तालिबात जो है वो अभी भी इस बात पर मुसिर हैं कि उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके ऊपर हुकूमत तवज्जो दे। बदकिस्मती ये हो रही है लेटली, कहीं भी किसी भी सूबे में आप देख लें, जब तलबा निकलते हैं तो हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हालांकि तलबा और तालिबात जो हैं वो बहरहाल कम से कम पीटीआई हुकूमत के तो जो नया पाकिस्तान है उसके तो ये वोटर्स हैं बहुत से इसके अंदर, तो इसको तवज्जो देनी चाहिए। ये जो तरीक़ाकार है कि तशद्दुद हुआ, बच्चे गिरफ़्तार किए गए, हुकूमत में से कोई वहाँ नहीं आया। पीपल्स पार्टी के एक जो रहनुमा हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, वो आए इनके पास और उनकी ज़ाहिर पुलिस के साथ तलकलामी भी हुई, मगर हुकूमत की जानिब से और पीटीआई की जानिब से कोई रहनुमा वहाँ पर मौजूद नहीं था जो इन बच्चों के साथ मुज़ाकरात करता। हुकूमत की नुमाइंदगी पुलिस कर रही थी ना, पुलिस कर रही थी, और पुलिस ने जो नुमाइंदगी की उससे सोच जाहिर हो रही है कि आप जो है ना लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, कि आप किसी भी सूरत जो है इन लोगों के बात सुनने को तैयार नहीं है। ये तो पुरानी एसओपीज़ हैं। देखिए, एक तो ये इशू वैसे वो किसकी बात सुनने को तैयार हैं ये बता दें। वो एक अलग बात है सर, इस पर पूरा प्रोग्राम करना होगा ना यार, आप ऐसे ही जाल देते हो फिर मतलब क्या। अच्छा, एक तो ये इशू है और जाहिर है ये बहुत बड़ा इशू है। दो और छोटे से इश्यूज भी हैं, मैं इसी हरकत से जिक्र करना चाह रहा हूँ, और अगेन स्टूडेंट रिलेटेड है। एक तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कुछ हुआ है, कुछ वैंडलिज्म भी हुई है, लेकिन अब हालांकि उसकी सेटलमेंट हुई है। एक और जो एक इशू डेवलप हो रहा है वो है IBA का, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पर एक स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया है फेसबुक पोस्ट करने पर, कराची कंप्लेनिंग अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसको जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम कहा जा रहा है, लेकिन ये बेसिकली सिंपल हरासमेंट। और अब पॉइंट है कि मतलब अकबर ज़ैदी साहब, आई नो के ही इज़ इन फेवर ऑफ स्टूडेंट यूनियंस के, प्रोटेस्ट भी होनी चाहिए, डिस्कशन भी होनी चाहिए, लेकिन शायद इस तरह विदाउट ए हियरिंग, विदाउट प्रोसीजर्स स्टूडेंट को निकाल दें, वो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट को, इस पर थोड़ा सा गौर उनके एडमिनिस्ट्रेशन और ये तमाम लोगों के लिए है कि अगर स्टूडेंट्स की बात आप नहीं सुनेंगे तो जाहिर है दे आर आर फ्यूचर, और वो अगर इस तरह प्रोटेस्ट होते रहेंगे तो उनकी बात सुननी चाहिए। आप बात करोगे तो फिर बात आगे निकलेगी ना। और जाहिर है कोई भी इस तरह आके एहतजाज नहीं करता अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल आज की हम अपनी टॉप स्टोरी की जानिब जाते हैं, जो कि तमाम पाकिस्तानियों का इस वक्त मसला है, वो है महंगाई।
कि जो बढ़ती चली जा रही है। जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब, अब से 8 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब देखेंगे आप कि चीज़ों की कीमत नीचे आएगी। एक तो खौफ आता है जब कोई भी हुकूमती ओहदेदार बशमूल वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं महंगाई का तो तमाम आवाम को पता लग जाता है कि नहीं भाई ये गड़बड़ है और प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी। ताहम ये भी हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। डॉलर आज जो 170 का बैरियर उसने क्रॉस किया है, हिस्टोरिक हाई पर है इंटरबैंक में, जो ओपन मार्केट में है 172 रुपये 50 पैसे पर पहुँच गया है। साथ ही साथ जैसे ऑयल प्राइसेस का जिक्र किया, उसके अलावा गैस की प्राइसेस अभी 35% बढ़ने वाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के प्राइसेस तो मुसलसल वो बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो कहीं से आवाम के लिए कोई खैर की खबर नहीं है। और जब अगर बात हो फूड इन्फ्लेशन की, जो कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ऊपर की तरफ जा रहा है, 15% पर पहुँच गया है। अभी जुमे को लेटेस्ट और फिगर्स भी आएंगी। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है, जब ये फुटेज चलती है ना यार, ये जो $100 के जो नोट्स करने का मेरा दिल चाहता है कसम से रीच इनटू द टीवी और 10-5 थदियां भाई अपनी जेब में भी डाल दे। आपको नहीं ऐसा फील होता? कल भाई को प्लॉट चाहिए था भाई को कुछ तो दो यार, कि क्या है भाई घबरा रहे हैं बहुत, मैं घबरा रहा हूँ। अच्छा, क्या घबराने की इजाज़त होनी चाहिए? क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं है। कितने लंबे नोट हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात लहरी साहब, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह भी हैं और जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़री काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं। वेलकम टू द शो। सो लहरी साहब, आपसे हमने कोविड के दौरान बात की थी, तो आपका उस वक्त तज्ज़िया ये था कि पाकिस्तान की मईशत जो है उस तरह इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें ख़ुद ग्रो कर रहा है, जिस तरह गंदम है उसकी बम्पर प्राइस हुई, बम्पर क्रॉप हुई, उसके अलावा शुगर केन की अच्छी क्रॉप हुई, क्रशिंग सीज़न आगे भी आने वाला है। उसके बावजूद आटा, चीनी, ऑयल में चलें, आप कह सकते हैं कि हम एडिबल ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से कीमतें बढ़ रही हैं। आटा चीनी तो यहीं का है ना? तो आटा चीनी तो यहीं का है। तो फूड सिक्योरिटी पे आज इजलास भी था, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो हुकूमत के पास कोई सलूशन है या ये जो है प्राइसेस प्रॉब्लम ही है, या प्रॉब्लम ही है? सुलेह साहब जी शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि वाक़तन पाकिस्तान जो है कोविड के दौरान उसकी जो मुआशी सरगर्मियाँ थी वो खुदा का शुक्र है कि उस तरीके से मुतासर नहीं हुई जैसे बाकी दुनिया में मुतासर हुई। दो तरह के फिनोमेनन होते हैं इकनॉमिक्स में, एक को कहते हैं इन्फ्लेशन, दूसरा होता है स्टैगफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, महंगाई और आगे करेंगे। स्टैगफ्लेशन वो है जिसमें कि चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, महंगाई भी होती है और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो जाती हैं, यानी मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी रुक जाती हैं और महंगाई भी हो जाती है। तो स्टैगफ्लेशन जो है, खुदा का शुक्र है कि कोविड के दौरान वो स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में नहीं आई, ना उसके बाद अब आ रही है, जबकि बहुत से दूसरे दुनिया के ममालिक हैं जो कि स्टैगफ्लेशन का शिकार हो रहे हैं। जब हम महंगाई की बात कर रहे थे तो महंगाई में देखिए 2-3 इसमें वजूहात हैं, जिसमें से कुछ जो है वो हुकूमत के बस में है काबू पाना, कुछ ऐसी हैं जो कि हुकूमत काबू नहीं पा सकेगी। जो हुकूमत काबू नहीं पा सकेगी वो बैनुल-अक़वामी जो मंडियों में जो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है उनका बढ़ना है। मसलन अगर आप देखें कोयले की को ही देख लें, क्योंकि जिससे कि बिजली बनाई जाती, तो कोयला जो है वो 1 साल पहले आपको मिल रहा था $57 पर टन का, आज उसकी कीमत जो है वो $140 पर टन को क्रॉस कर चुकी है। पेट्रोलियम ऑयल जो ब्रेंट है, क्रूड ऑयल, वो 1 साल पहले $42 पर बैरल था, आज वो $78 पर बैरल है, डबल के करीब पहुंच रहा है। और ये ख्याल किया जा रहा है कि जिस तरह की ये सर्दियां आ रही हैं और यूरोप जिस तरह से गैस की कमी का शिकार हो रहा है, ये इस साल के अंदर ये $90 या $100 पर बैरल को टच कर सकता है। कुदरती गैस उसमें 500% इजाफा, यानी 5 गुना इजाफा हुआ है। वो पिछले साल इन दिनों में अगर आप उसको देखें तो वो मिल रही थी तकरीबन $2.87 MMBTU। आज वो जो है वो तकरीबन $16 जो है वो लॉन्ग टर्म सौदों पे है और जो स्पॉट रेट है वो तो 28-29 पे पहुंच गया है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सर्दियों में जो ऑयल है ये मज़ीद महंगा होगा और इसमें जो एक थोड़ी सी आपको
अच्छा, मतलब घबरा ले। उन फैक्टर्स पे को भी बताएं जो इन पे काबू पाया जा सकता है मगर काबू नहीं पाया जा रहा। जी जी, तो जो एक अच्छा हमें क्वेश्चन मिला वो सऊदी अरब से आज जो डील हुई है ऑयल की डेफर्ड पेमेंट जी, वो तकरीबन हम एक साल में डिपेंडिंग ऑन प्राइसेस तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और एक माह की जो इंपोर्ट आती है वो तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की होती है। तो सऊदी अरब से दोबारा से तेल की डेफर्ड पेमेंट पे जो डील हुई है ये एक अच्छी खबर है कि थोड़ा सा इससे डॉलर पे प्रेशर जो कम होगा। अच्छा, ये चीज़ें तो थी जिन पे और सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल वगैरह भी, अब ये चीज़ें थी जिन पे कि काबू नहीं पाया जा सकता। जिन पे काबू पाया जा सकता है वो ये है कि जब ये चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं तो क्या हुकूमत के पास इतना कुशन मौजूद है कि वो इन पे ड्यूटीज़ या टैक्सेस जो है वो कम रखे ताकि इनकी डोमेस्टिक कीमतें जो हैं वो ना बढ़ने पाएँ। और आपने अनाउंसमेंट सुना होगा पिछले हफ्ते शौकत तरीन साहब ने कहा कि स्पेशली जो पाम ऑयल और ये जो सोयाबीन ऑयल है इसकी ड्यूटीज़ में कमी ला रहे होंगे। इसी तरीके से एक वजह के IMF पाकिस्तान से नाराज़ का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ लाइटर मानों में, लेकिन चूंकि जो रिव्यू था वो सस्पेंडेड था, अब शायद उसको शुरू किया जा रहा होगा, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि IMF को ये गिला है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उस तरीके से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा रही। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रही है, तो लामहला बिजली की कीमतें भी उसी तनासब से बढ़ रही होंगी, जो कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा रही, तो हुकूमत उसको नहीं बढ़ा रही। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है PDA, अगर आपको बजट डॉक्यूमेंट देखें तो 610 अरब रुपए उसके लिए रखे गए थे, 30 रुपए पर लीटर तक लेवी उसमें से हुकूमत को लेना थी बजटेड, लेकिन आप देखें कि अभी भी वो लेवी जो है वो 2 से 5 रुपए पर लीटर के रेंज में है। तो सुलेरी साहब, आम आदमी को हम कैसे समझाएं कि जनाब आपका जो वो छोड़ दो, हाँ, आम आदमी को तो मेरा क्या मतलब सुलेरी साहब, अभी तो हमें और भी घबराना है, इसका मतलब है ना, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं अगर अभी लोगों की चीखें निकल रही हैं और एज यू से कि विंटर में ये और भी मजीद होगा, तो कब तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे? और आम आदमी लेवी नहीं समझता, रोटी समझता है। हाँ जी, मैं बताता हूँ कि इसमें इस वक्त जो मैं अगर एक अगले 6-7 माह की मैं पिक्चर देखूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अफगानिस्तान फैक्टर जो है ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इसके साथ। ये सारी चीज़ें तो हो गई महंगाई की वजह। अफगानिस्तान का जो फैक्टर है, अफगानिस्तान जब तक वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होती और उनका जो आलमी जो लेन देन का सिस्टम है वो शुरू नहीं हो, पाकिस्तान की आबादी में अफगानिस्तान शामिल हो चुका है। इस वक्त पहले तो ये सिर्फ ये होता था कि गंदम यहाँ से स्मगल होती थी, अभी भी हो रही है। जो आप आटे की एक कीमत बढ़ने की वजह ये भी होती है डोमेस्टिक मार्केट में कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट का रेट हमसे ज़्यादा होगा, पाकिस्तान से आटा जो है वो अफगानिस्तान जाना शुरू हो जाएगा, गंदम अफगानिस्तान जाती है। इसी तरीके से इस दफ़ा फर्टिलाइज़र भी स्मगल हो रही है। पिछले 2 माह से यूरिया जो है वो स्मगल हो रहा है, क्योंकि ताजिकिस्तान का यूरिया $500 पर टन है, पाकिस्तान में चूंकि सरकार जो सिचुएशन है इन अ नटशेल हर चीज स्मगल होगी, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है ये तो है, लेकिन 15 अगस्त से पहले कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी, ये तो 15 अगस्त के बाद का अफगानिस्तान आप बता रहे हैं ना। और सर डॉलर जो है, डॉलर भी स्मगल हो रहा है। अगर सर मालूम है 10 बिलियन वो अनफ्रीज नहीं होगा, डॉलर भी स्मगल हो रहा है। अब हुकूमत क्या कर पा रही है? देखिए, हुकूमत जो है, अगर हम पाकिस्तान की आबादी को देखें, उनके इनकम लेवल्स को, तो हमारे पास 5 ग्रुप उसके बना लीजिए। जो टॉप वाले 20% वाली जो आबादी है, जो कि 20% पाकिस्तानी। एक छोटा सा वक्फा लेना है, सॉरी, फिर वापस आते हैं। और ये मुझे लग रहा है जैसे मैं IBA के लेक्चर रूम में बैठा हूँ उस वक्त। ठीक है, आप वक्फा लेते हैं, फिर हक़ाइक़ की दुनिया में भी आएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आबिद सुलेरी साहब से, माहिर माशियात हैं, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को
कितना घबराना चाहिए? सुलैही साहब, आपने तमाम इंडिकेटर्स तो बता दिए, मगर शौकत तरीन साहब ने ख़ुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तकरीबन 44% लोगों को हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी और शायद वो अगले महीने से शुरू भी हो जाए। तो हुकूमत के पास इतना रूम है कि वो सब्सिडी दे, और जब ऐलान भी करते हैं कि प्राइसेस की कीमत नीचे आएगी, वो हमने देखा है कि माजी में तो नहीं आई। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक तरीका है कीमतों को कंट्रोल में लाने का, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज़ की और गंदम और चीनी, और वो ये है कि जो होलसेलर या मंडी का रेट और जो रिटेलर का रेट है उसमें जो एक ह्यूज डिफरेंस आता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये वफाकी हुकूमत, तमाम सूबाई हुकूमतों, और इस वक्त क्योंकि बदकिस्मती से ज़िले हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये उसका काम है। आज भी अगर आप जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि मंडियों के रेट बताते हैं उसको देखें, टमाटर को, प्याज को, आलू को, और उसके बाद देखें कि उसकी जो रिटेलर के लिए कीमत है उसमें इजाफा, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक तो वहाँ पे हुकूमत जो है उसको अपना तवज्जो देना पड़ेगी। दूसरा, सब्सिडीज़ का जो मामला है, इस वक्त एक अच्छी चीज़ जो है हुकूमत के पास डाटा की शक्ल में मौजूद है। एहसास प्रोग्राम के तहत घर घर जाके टैबलेट्स पे GPRS टेक्नोलॉजी की मदद से एक खुशहाली सर्वे जो था वो किया गया, पिछले 2 सालों से वो चल रहा था, वो मुकम्मल हो गया है। अब उसमें फ़िल्टर लगा के जो भी उसका एक शरह रखनी होगी, हुकूमत बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकती है FPR और नादरा के डाटा की मदद से। और उस डाटा सुलैही साहब, अगर खुशहाली के बजाय बदहाली सर्वे कर लेते तो ज्यादा फोकस नहीं हो जाता। देखिए सुलैही साहब, अभी आप बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ये कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, पिछले साल को ही निकाल लो, मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। और जाहिर है कि यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, यू आर नॉट द, मतलब आपसे वैसे बात नहीं कर रहे कि जैसे आप हुकूमत है जी नहीं लिए जाएंगे तो तमाम हुकूमतें अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रही होंगी। वो तो कर रही है ना, वो तो अभी भी कर रही है। माइक, मुझे जो कंसर्न है ना सर, और ये ऐसी जो भी आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन प्रोग्नोसिस तो यही लग रहा है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी द वर्स्ट हैज येट टू कम। तो पॉलिटिकल कैपिटल अपनी जगह, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मुझे तो ये अनसस्टेनेबल लगता जा रहा है। फिर नहीं, मेरा ख्याल उतना ज्यादा इकोनॉमिकली चीजें खराब नहीं हुई हैं। हुकूमत के पास होने वाली हैं, कुशन मौजूद है। वो होने वाली पे भी हम बात करेंगे कि क्यों हो सकती है अफतान खास्ता। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए स्टेट बैंक के पास रिजर्व मौजूद है। सर, ये जो मोहम्मद असलम सब्जी वाला है ना, या जो शीदा मोची है, उसको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये यील्ड और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो उसके लिए क्या करेंगे? असल जो 2 महीने बाद हम बात कर रहे होंगे या 4 महीने बाद, वो शायद जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं, लोअर इनकम अर्नर हैं, उनको तो टारगेटेड सब्सिडीज मिल जाएंगी। जो जिनको पिंच होगा वो होगा मिडिल क्लास को। मुझे, आपको, बहुत से बाकी लोग जो कि ना तो उस आएंगे दर्जा बंदी में कि उनको कोई टारगेटेड सब्सिडी मिल सके, और ना उनकी आमदनियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि सारी चीज़ों पे अगर अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी ख़त्म करके टारगेटेड सब्सिडी की तरफ आया जाए तो उनको उसका पिंच फील ना हो। तो मिडिल क्लास को यकीनन इसका पिंच फील होगा, लेकिन इस वक्त टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाना मेरा ख्याल है वक्त की ज़रूरत है। जिन की अफराद की बात आप कर रहे हैं, अगर हमें उनको इस मुआशी बहरान से बचाना है तो उसके लिए ज़रूरत इस अमर की होगी कि उनके लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वो रखी जाएँ। हुकूमत जो है वो एक काम जो कर रही है वो कुछ चीज़ों पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ा रही होगी, जिसमें महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, कुछ और पेट फूड जो है और जो पैकेज फूड है इंपोर्टेड, उस तरह की चीज़ों पे शायद ड्यूटी बढ़ रही होगी। और उसकी एक जो कोशिश है वो ये है कि थोड़ा सा डिमांड को, इंपोर्टेड चीज़ों की डिमांड को कंटेन किया जाए। हिस्टोरिकली आप देखें तो चूँकि अभी 4% से ऊपर जाती है, डिमांड बढ़ती है, और ये इंपोर्टेड चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना तो है नहीं है। तो जब भी इंपोर्टेड चीज़ों की डिमांड पाकिस्तानी मईशत अफगान बर्डन अगले 1 साल तक उठा पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तानी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, और उसकी जो 2-3 वजूहात है उसमें
आपकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो इस वक्त पिक हो रही है। आपकी रेमिटेंसेस जो है रोशन डिजिटल अकाउंट, ये दोनों पैटअप की कंप्लाइंस की वजह से इसमें आपके पास डॉलर्स जो हैं वो आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। खुदा न खास्ता ये नहीं आया कि किसी तरह का कोई सस्पेंशन आ गया है मुआशी सरगर्मियों में। हाँ, जो है कि घबराने की बात है वो ये है कि इस वक्त शायद हम अगले फाटफ रिव्यू में फाटफ से ग्रे लिस्ट से ग्रेजुएट ना कर सकें। और दूसरी घबराने की बात यह है कि शायद हमें IMF जो है वो वेवर ना दे, और उसकी बुनियादी वजह यह नहीं कि हमने वो एक्शंस पूरे नहीं किए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आपने 16 सितंबर का ब्लूमबर्ग का एडिटोरियल पढ़ा होगा। वो कोई ओपिनियन पीस नहीं था, वो एडिटोरियल पीस है जिसपे कि सारी चीज़ों को डिस्कस करके कि पाकिस्तान जो है वो कैसे उसने अमेरिका को डिच किया है अफगानिस्तान में। एडिटर्स ने दो चीज़ों का मुतालबा किया अमेरिकन प्रेसिडेंट से। तो उन्होंने कहा कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड इंश्योर कि पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जाए जब तक पाकिस्तान प्रूव नहीं कर देता कि उसने अफगानिस्तान में टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं की थी या जिहादी ग्रुप्स जो थे वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान। अच्छा आबिद साहब, जो पाक US रिलेशंस की जो ट्रैजेक्टरी है वो अगर मैं ग्राफ करूं पिछले 3 सालों की तो यूं है, और फिर अगस्त में वो यूं जारी है, एंड आई सी नो चांस ऑफ इट कमिंग बैक। और बड़ी मतलब ओवर सिंप्लीफाइड मैं बात करूंगा क्योंकि वो आप चाह रहे हैं चाइना को कंटेन करना। उनका मेन खित्ते में इत्तेहादी है भारत, और भारत तो आपको पता है कि हमारा कितना प्यार है ना एक दूसरे के साथ। तो दिस इज नाउ अ परमानेंट सिचुएशन, जिसका मतलब है कि अगर वो फैटफ पर प्रेशर डालेंगे तो वो वर्ल्ड बैंक पे भी प्रेशर डाल सकते हैं, वो IMF पे भी प्रेशर डाल सकते हैं। दिस इज नाउ अ गिवन आई थिंक इन एवरी इकोनॉमिक कैलकुलेशन। तो ये भी कोई ज्यादा तसल्ली बख्श बात तो नहीं है ना गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, इसमें अब जो एक रे ऑफ होप है वो ये है कि अब दुनिया वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है कोल्ड वार के बाद। तो इस वक्त मल्टीपोलर जो है वो वर्ल्ड है, जिसमें कि चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अपनी जगह, रशिया के साथ रवाबत जो है वो भी बेहतर हो रहे हैं। और आज जो सऊदी अरेबिया के साथ एक तजदीद वफा हुआ है वो एक बड़ा अच्छा सिग्नल है, क्योंकि पिछले चंद महीनों में हमने देखा था कि मिडल ईस्टर्न जो हमारे दोस्त थे उनके साथ थोड़ा सा सूरत हाल जो थी वो डिफरेंट हो गई थी। बल्कि एक सिचुएशन वो भी आई थी जबकि सऊदी अरब ने अपना $1 बिलियन वापस मांग लिया था, जो कि चाइना से लेके वापस करना पड़ा। इसी तरीके से UAE ने आपकी ऑयल डेफर्ड ऑयल पेमेंट की फैसिलिटी थी, वो रिलेशनशिप थोड़े से रिपेयर हो रहे हैं यकीनन इसमें। सॉरी स्लाइड साहब, सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। अच्छा, ये जो उन्होंने बात, और अच्छी बात है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड और IMF और US पर आए हैं, क्योंकि अगले सेगमेंट में हमने यही बात करनी थी। जहाँ तक सऊदी अरब और UAE के साथ जो ताल्लुकात जो बज़ाहिर थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, एक तो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी भी हुई है, और दूसरा मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा ईरान का भी शुक्रिया करना चाहिए, जिसने हाल में एक मीडिया और पॉलिटिकल कैंपेन चलाई है अगेंस्ट पाकिस्तान इन पंजशीर। तो वो भी ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा ना जो पेंडुलम है ये स्विंग कर रहा है, बेहतर है कि इसका एडवांटेज ले लें। एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपने एक मुहावरा तो सुना होगा पंजाबी का, डिगया खोती तो ते गुस्सा कमेयार थे, यानी गिरा खोती पर से और गुस्सा कुम्हार पे। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है, मूड है वाशिंगटन में। कल अमरीकी सेनेट में धुआंधार दिन था। 23 रिपब्लिकन अरकान सेनेटर्स जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान काउंटर टेररिज्म एंड ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट उसका मसवदा पेश किया, और जो बाइडन इंतज़ामिया है उनसे मुतालबा किया कि 180 दिन में रिपोर्ट की जाए कि पिछले 20 बरस में पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद फराहम करने वाले रियासती और गैर रियासती अनासिर का किरदार क्या था। तालिबान को महफूज पनागाहें, माली मदद, इंटेलिजेंस की मदद, सहूलतें, तरबियत और स्ट्रेटेजिक रहनमाई किस किस ने फराहम की। वादी पंजशीर में किसने मुदाखलत की या मदद की, और ज़िम्मेदार जो भी है नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट्स उन पे
पाबंदी लगाने की भी सिफारिश हम मांगता है। इसके अलावा जर्नैल जो थे अमेरिका के आला जर्नैल, उनको भी लाइन हाजिर किया गया सेनेट में। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मार्क मिले, उनकी खासी खिंचाई है। उन्होंने कहा कि हमने तो वाइट हाउस को पहले ही खबरदार कर दिया था कि जल्दबाजी में इनखला से इलाकाई इस्तेहकाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और उसके जौहरी असासों की सलामती ख़तरे में पड़ सकती है। इसके अलावा एक और अमरीकी जनरल हैं सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अब पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने अपने इब्तदाई रिएक्शन में कहा है कि इस बिल में पाकिस्तान के तस्करा जो है वो गैर ज़रूरी है और ये अफ़गानिस्तान के मामले में दो तरफ़ा ताउन की रूह के ख़िलाफ़ है। मेरे साथ इस वक्त मुमताज़ तज़कियाकार जनाब ज़र्रार खोड़ो साहब मौजूद हैं। ज़र्रार साहब, ये फरमाइए कि ये जो इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, ये हमने 90s में भी देखिए, जब रूसी फौज गई थी तो अमेरिका ने इसी तरह ओछी हरकतें शुरू कर दी थी, F-16 बंद कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, ये इन्हें क्या 20 साल बाद पता चला कि पाकिस्तान की हरकतें ये थीं, या अचानक से इन्हें अंदाज़ा हुआ, या फिर अगले साल जो कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं ये डोमेस्टिक एजेंडा है, डोमेस्टिक ऑडियंस है, हमसे मुराद नहीं है, या फिर जो आप पिछले सेगमेंट में पेपर लीक कर चुके हैं कि चाइना को चूंकि घेरने का गुस्सा है, तो वो है क्या? ये सब कुछ है, लेकिन मुमताज़ तज्ज़ियाकार होने के नाते से मैं आपके तमाम सवालात को इग्नोर करके मैं अपना ही लेक्चर दूंगा, और वो ये है कि पिछले साल $732 बिलियन खर्चे हैं अमेरिका बहादुर ने डिफेंस पे। जी, डिफेंस बजट अगर आप टॉप 10 की लिस्ट ले लें जो ममालिक सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, अमेरिका नंबर 1 है। बाकी 2 से 9 की तमाम आप अस्करी अखराजात को अगर जमा कर दें तो वो अमेरिका का डिफेंस बजट नहीं बनता। 15% फेडरल स्पेंडिंग डिफेंस पे जाती है, आधी जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है वो इनकी फौज पर जाती है, और दुनिया भर में 800 मिलिट्री बेसेस हैं आपके पास। अगर ये सूरत हाल है और आप तालिबान को शिकस्त नहीं दे सकते, तो मेरी नाक़िस राय में ये कप लें, पेंटागन में घुमाएं, तमाम जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इसमें थूकें और फिर इस थूक में डूब मरें, अपनी ही थूक में। जाहिर है उन्होंने हमारे पर ये प्रोड्यूसर साहब ये अल्फाज हज़फ कर दिए जाएं कार्रवाई से। इसमें क्या है यार, चल ठीक है, हाँ कुछ नहीं यार, कुछ नहीं होता यार, वो कम बोलते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात है कि जहाँ तक आई एम वेरी हैप्पी कि अमेरिका को इतनी कंसर्न है हमारी न्यूक्लियर वेपन्स के से, डे 1 से थी। मुझे अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी के कंसर्न है, क्योंकि आपने देखा था जब उनके कैपिटल हिल पर अटैक हुआ था, लार्ज परसेंटेज अटैकर्स में से साबिक और सर्विंग मिलिट्री और पुलिस पर्सनल थे। अभी जो कैपिटल के जो पुलिस की चीफ है, उनकी वार्निंग आई है कि जितने धमकियां अमेरिका के सियासतदान को होम ग्रोन टेररिस्ट और रेडिकल से मिल रही है, तारीख में कभी नहीं मिली। तो मुझे तो खतरा है कि कहीं इनके जौहरी हथियार किसी रेडिकल के हाथ में ना आ जाए, वो एक अलग बात है। नाउ हैविंग सेड दैट, जहाँ तक हम सैंक्शंस पर आते हैं, मैं वही बात करूंगा जो अभी सुलेरी साहब ने की थी। एक वक्त था कि सैंक्शंस एक बहुत इफेक्टिव टूल थे, वो भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं। अब वो दिन गुजर गया है। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट आपने लगाई, क्या मुल्क तबाह हो गया? इनफैक्ट क्या हुआ कि आपको इंडिजनाइजेशन की तरफ जाना पड़ा जबरदस्ती। ईरान पर सैंक्शंस लगाए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम नहीं सफर करती, अवाम ही सफर करती है ना जब सैंक्शंस लगते हैं। ईरान पर सैंक्शन लगाने का मकसद क्या था कि ये जो हुकूमत है इनकी ये गिर जाएगी, ये सर्वाइव नहीं करेगी। आज ईरान का इन्फ्लुएंस तेहरान से लेकर लेबनान तक इन स्ट्रेट लाइन जाता है, अपने ड्रोन्स बनाने, अपने रॉकेट प्रोग्राम बनाने, अपने मिसाइल। लेकिन हमें तो जरा सा फेटफ और IMF की भी जरूरत है। वो इज अ गिवन, वो इज अ गिवन। अफगानिस्तान हो या ना हो, ये होना था। द ट्रैजेक्टरी इज सेट। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने भी रीच आउट करने की कोशिश की है। अमेरिका अभी गुस्से में है, क्योंकि अमेरिका बहादुर कैसे हार सकता है? वियतनाम के बाद भी उनका यही होता है, दे गो अ लिटिल क्रेजी एवरी टाइम दे लूज, क्योंकि वी आर नंबर 1, हम कैसे हार सकते हैं? जरूर ये किसी और की गलती होगी। अच्छा, अब जहां तक कि जी आपने डबल गेम खेली है, कौन नहीं खेलता बॉस?
सिर्फ डबल गेम नहीं देखो, डबल गेम और डूमोर जो है ना, ये 9/11 के फौरन बाद से ये सिलसिला है। लेकिन उसमें ये बताइए कि ये जो कोएलिशन सपोर्ट फंड दे रहे थे डबल गेम खेलने वाले को, वो किस चक्कर में दे रहे थे, जब इन्हें पता कि डबल गेम सिर्फ होती है जब आप छोटे मुल्क हो, जब आप बड़े मुल्क होते हैं इट इज कॉल्ड सेफगार्डिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, फर्क सिर्फ लेकिन मसला तो यह है कि चपेट तो छोटे सर लगनी है और लगनी थी, अब सिर्फ थोड़ी जल्दी लगेगी। लेकिन इसमें कुछ पाकिस्तानी क़यादत का भी मसला था, मैं अभी पेश करूंगा एक जुमला। ज़रार साहब का तज्ज़िया जारी है, एक वक्फा ले लें। अगर आपने कत्लो गारत करनी है या नस्ल कुशी करनी है तो बेहतर है कि वीडियो ना बनाएं, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाएंगे तो यकीनन वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होगी। जैसे ये असम में जो मोइनुल हक का कत्ल किया गया है भारतीय पुलिस के हाथों, और फिर उसकी लाश के ऊपर जो ये लाठियां मारी गई हैं, और फिर उसके बाद जो विजय बोनिया जो ऑफिशियल फोटोग्राफर था, ये आप देख रहे हैं भागते हुए आएगा अभी लाश की तरफ और उसके ऊपर छलांग मारेगा, इसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। और जाहिर है कि बहुत मजम्मत हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मजम्मत जो हो रही है, इनफैक्ट अभी भी ये चल रही है, वो है अरब सोशल मीडिया पर। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो ये अरब सोशल मीडिया में ट्रेंड इसका शुरू हो गया, इंडिया किल्स मुस्लिम्स, और उसके साथ बॉयकॉट इंडिया, और इज़ार कतर, ओमान, हर जगह फैलने लगा। अच्छा, ओमान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये हैशटैग से आगे निकल गया है मसला, क्योंकि ओमान के मुफ्ती आज़म अहमद बिन हमाद अल खलीली ने इसके ऊपर बाकायदा एक बयान भी जारी किया है कि कंट्रीज शुड इंटरवीन टू स्टॉप दिस मैडनेस, जो बहुत सख्त अल्फाज हैं उनकी तरफ से। अब जाहिर है कि इंडिया की जो सफारतकार हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और इंडिया की जो कतर में जो एम्बेसी है, उनकी जो ट्विटर अकाउंट है इंडिया इन कतर, उन्होंने बड़े टिपिकल अंदाज में इसका जवाब दिया, और जवाब ये था कि जी ये तो तमाम प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये वीडियो प्रोपेगेंडा है, जो भी लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और हम सब यूनिटी और हार्मनी को मेंटेन करें। इनफैक्ट डॉक्टर्ड वीडियोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर ये वीडियो डॉक्टर्ड है तो फिर पता नहीं कौन से वीडियो डॉक्टर सही है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि क्या इनकी आर्ग्यूमेंट बाय हो रही है अरब वर्ल्ड में, तो ये जो ट्वीट अभी दिखाई है इंडिया इन कतर की, सिर्फ इसके आप जवाब देख लें कि रिप्लाईज में क्या आ रहे हैं। कुछ झलकियां आपको हम यहां दिखा रहे हैं। तो एक तो ये बात है। अच्छा, अब ये तो चले इंडिया इन कतर हैं या इंडियन डिप्लोमैट्स हैं, इन्होंने तो वही काम करना है जो इनको बताया जाता है, लेकिन एक और बड़ी अजीबोगरीब हेडलाइन देखी है, और ये है वसत साहब BBC हिंदी पर। अगर वो हम ज़रा स्क्रीन पर चला दें, ये जो हेडलाइन है अगर इसका मैं तर्जुमा करूं, उस पर लिखा हुआ है जिहादी तंजीमों के सपोर्टर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब कि तमाम जो अरब सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो हैं जिहादी, या जैसे ये जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं क्या कहते हैं, जिहादी, सारे जिहादी हैं, वो जेन्युइन इसमें से कोई नहीं है। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसा हुआ है। 2020 में अगर आपको याद होगा, जब कोरोना शुरू हुई थी, तो जाहिर है कि कोई मौका नहीं आप छोड़ सकते जब आप इंडियन मीडिया में हैं, ठीक है। तो सारा टारगेट किया गया मुसलमानों को और बिलखसूस तबलीगी जमात को, और उसके साथ ये उनकी क्लिप्स चलने लगी, कोरोना जिहाद, ठीक है, ये मुसलमान ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, ये जानबूझकर भारत में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ग्राफिक बनाया है। मतलब ग्राफिक टीम को मैं सलाम देता हूं, है तो इस्लामोफोबिया, है तो हेट, लेकिन ग्राफिक बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया है ना, बिल्कुल इंडिकेशन है। जब ये हुआ तो जाहिर है कि जो इनके सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं इंडिया में और जो एक्सपैट इंडियंस हैं वो रुक नहीं सके, और उनकी भी ट्वीट शुरू हो गई कि बिल्कुल ऐसा है। इस पर भी बहुत नोटिस लिया गया था अरब सोशल मीडिया में, और बिलखसूस मुझे याद है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात की जो क्राउन प्रिंस तो नहीं है लेकिन रॉयल फैमिली की मेंबर हैं, शहजादी हिंद अल कासिमी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत एक प्रोटेस्ट की थी। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात है
कि कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे संगी भाइयों को ये नहीं याद रहता कि वो किस मुल्क में बैठ के बात कर रहे हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 90 लाख इंडियंस हैं जो गल्फ ममालिक में काम करते हैं। हर साल बिलियंस, इनफैक्ट 55 बिलियन सिर्फ रिमिटेंसेस में जाता है फ्रॉम टू इंडिया फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। वो वहाँ बैठकर मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं। और कुछ ऐसी एक पुरानी, वो जो तेजास है बीजेपी के, तेजास सूर्या नाम उनका मुझे अब याद नहीं आ रहा, उनकी एक पुरानी ट्वीट इनके हाथों आ गई, जो तेजस्वी सूर्या, जो मैं दोहरा नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए ऑन एयर तो पैमरा पाबंदी लगा देगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनकी फाइन दे सकें। जो इन लोगों जो गल्फ में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं, इन सबको कत्ल करना चाहिए, उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे हुए हैं और कोई 5-10 वहाँ से निकाले भी गए हैं। तो अब जो हमेशा बात हो रही होती है ना कि यार कैसे काउंटर करें आप इनके प्रोपेगेंडा को और इनके फेक न्यूज़ को, काउंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनके अपने वीडियोस को वर्ड बाय वर्ड अरबिक सबटाइटल्स बना कर ना सिर्फ आप अरब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ये अपने आप को ही ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं, खुद मुख्तार हैं इसमें। अच्छा, लेकिन जो बाइकआउट इंडिया या बाइकआउट इसराइल या बाइकआउट फ्रांस, मतलब सिंबॉलिकली तो ठीक है, सिंबॉलिकली होता है, प्रैक्टिकली जैसे मसनूआत का बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, प्रैक्टिकली नहीं होता एज सच, जैसे फ्रांस का भी क्या हुआ था। लेकिन एक है कि पब्लिक सेंटिमेंट पर डेफिनेटली एक गल्फ के शहरी हैं मोहम्मद अल उज़ैर, अरबी लग रहे हैं नाम से, उनका ट्वीट ये था कि बाइकआउट बुराई को रोकने का सबसे अदना दर्जा है, मगर कुछ ना करने से कुछ करना फिर भी बेहतर। यही है, इज़हार यकजहती ही है, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, बट इवन दैट इज इनफ आजकल के लिए। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।